द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर को करंट अफेयर्स के क्विज के सीरीज में देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है जो व्यक्तियों, समूहों और संगठनों को उनके मानवाधिकार कार्यों के लिए दिया जाता है। दूसरा है कि वर्ष 2024 का पुरस्कार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR को मानसिक स्वास्थ्य पर बहुक्षेत्रीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य के लिए दिया गया है। इनमें से कौन कौन सा सही है? तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि यह मानवाधिकार कार्यों के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि यह पुरस्कार NCD मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में बहुक्षेत्रीय कार्रवाई की उपलब्धि को मान्यता देने के लिए दिया गया है। तो ये पहला गलत है और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय जल प्रबंधन प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? तो ये है द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति हैं भारत की, उन्होंने ही उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर DK हरि और डॉक्टर DK हेमा हरि द्वारा लिखित पुस्तक श्री राम इन तमिलगम इन इनसेपरेबल बॉन्ड किसने जारी की? तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने इसको जारी किया, यानी कि लॉन्च किया। अगला प्रश्न है कि गिद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि मिस्री गिद्ध, जिसको नियोफ्रॉन पवर्नोप्टेरस कहा जाता है, यूरोप का एकमात्र गिद्ध है जो विश्व स्तर पर संकटग्रस्त है। और दूसरा है कि प्रकृति भ्रमण और गिद्ध अवलोकन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। और तीसरा है कि राम देवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कौन कौन सा सही है? तो ये पहला और तीसरा सही है और ये दूसरा जो पॉइंट है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय यानी सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। और तीसरा है कि दुर्लभ मृदा खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधःस्थल पर उपलब्ध है। इनमें से कौन कौन सा सही है? तो ये आंसर इसका केवल 2 और 3 सही है, पहला जो है वो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारत ने लाइसेंस प्राप्त किया है और रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्थल पर उपलब्ध होते हैं, यानी कि जमीन की तली में वो रेयर अर्थ मिनरल जो है उपलब्ध होते हैं, उन्हीं की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है भारत ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा यूरोपा क्लिपर मिशन का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन। इसको समझ लें कि नासा यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करना है। यह बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए नासा का मिशन है। यह मिशन यूरोपा के विस्तृत अध्ययन के लिए बृहस्पति की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान स्थापित करेगा। पृथ्वी से परे महासागरीय दुनिया का अध्ययन करने के लिए समर्पित नासा का पहला अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर का लक्ष्य यह पता लगाना है कि क्या बर्फ से ढका चंद्रमा यूरोपा रहने योग्य हो सकता है और यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे तरल जल के महासागर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। तो ये इस वजह से यहाँ एक मिशन भेजा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित दूसरे स्कोप 9 ब्यूरो और तीसरे निधि स्वीकृति समिति की बैठक सहित प्रमुख डोपिंग रोधी बैठकों की अध्यक्षता किसने की? ये मनसुख मांडविया। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है बृजेंद्र प्रताप सिंह। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एक तेंदुआ मृत पाया गया है। तो ये भारत नेपाल सीमा के पास है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये यूपी तक आता है, नेपाल बॉर्डर पे है, बिहार से लेकर के यूपी तक।
यह 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। यह भारत में हिमालय के तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। देश के गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित इस वन में भावर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है। यह उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम की ओर गंडक नदी से घिरा हुआ है तथा पृष्ठभूमि में हिमालय पर्वत है इसके, यानी कि हिमालय की तराई वाले एरिया में है। अगला प्रश्न है कि टाइम्स ट्रैवल द्वारा एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक नामित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये अंकोर वाट है जो फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल है। गृह मंत्रालय के आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया? तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेहेल को। अगला प्रश्न है कि ब्लास्ट फर्नेस के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह एक ऊर्ध्वाधर सॉफ्ट भट्टी है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क से कच्चा लोहा बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है कि ब्लास्ट भट्टियां इस्पात निर्माण प्रक्रिया में सामग्री और ऊर्जा की सबसे बड़ी उपभोक्ता हैं। तो ये दोनों सही हैं, इसको समझ लें। और टाटा स्टील लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उसने अपने संयंत्र के दूसरे चरण के विस्तार के तहत उड़ीसा के कलिंग नगर में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। यह एक ऊर्ध्वाधर सॉफ्ट भट्टी है जो भट्टी के तल में दबाव के तहत पेश की गई हवा के प्रवाह और शीर्ष में खिलाए गए धातु अयस्क कोक और फ्लक्स के मिश्रण की प्रतिक्रिया के तहत तरल धातुओं का उत्पादन करती है। ब्लास्ट फर्नेस स्वयं एक स्टील सॉफ्ट है जो अग्निरोधी दुर्दम्य सामग्री से बना होता है। भट्टी का सबसे गर्म भाग, जहां की दीवारें 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच जाती हैं, जल द्वारा ठंडा किया जाता है। संपूर्ण संरचना बाहर से एक स्टील फ्रेम द्वारा समर्थित होता है। तो यह है ब्लास्ट फर्नेस। अगला प्रश्न है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि AOR को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर करने और संचालित करने का विशेष अधिकार है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी नोटिस या आदेश या पत्राचार AOR को भेजा जाता है। AOR बनने के लिए एक अधिवक्ता को वरिष्ठ AOR के अधीन कम से कम 10 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। अब है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, इसको समझ लें अच्छे से। AOR की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(1) के तहत दी गई शक्ति के तहत पेश किया गया था, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर न्यायालय में प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। AOR एक कानूनी पेशेवर होता है जो अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने और सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए पैरवी करने का हकदार होता है। यह वकीलों की एक विशिष्ट श्रेणी है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। AOR को सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर करने और संचालित करने का विशेष अधिकार होता है। सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं को AOR द्वारा पंजीकृत क्लर्क की सहायता से पूरा किया जाना आवश्यक है। इसमें याचिकाएं, आवेदन और अन्य कानूनी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना और दाखिल करना शामिल होता है। तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में पूरा डिटेल है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर के संबंध में क्रिटिकलिटी क्या है। पहला है कि एक रिएक्टर की स्थिति जहां विखंडन पूरी तरह बंद हो जाता है। दूसरा है कि ऐसी स्थिति जिसमें रिएक्टर अत्यधिक गर्म हो जाता है और स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। तीसरा है कि वह अधिकतम तापमान जिस पर रिएक्टर पहुंच सकता है। और चौथा है कि इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है। तो है क्या, तो इसको समझ लें। भारत के तीसरे स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है और उम्मीद है कि इससे शीघ्र ही व्यावसायिक विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम ईंधन छड़ों का उपयोग किया जाता है। ये लंबी पतली जिरकोनियम धातु की नलियां होती हैं जिसमें विखंडन के माध्यम से ऊर्जा बनाने के लिए विखंडनीय पदार्थ की छड़ें होती हैं। विखंडन यूरेनियम परमाणुओं के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया है
जिससे न्यूट्रॉन निकलते हैं और बदले में अधिक परमाणु विभाजित होते हैं, जिससे अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। विखंडन से बहुत अधिक ऊष्मा और विकिरण के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि रिएक्टरों को मोटे धातु प्रबलित कंक्रीट गुंबदों के नीचे सीलबंद संरचना में रखा जाता है। क्रिटिकलिटी का अर्थ है कि रिएक्टर एक सतत विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर रहा है, जहां प्रत्येक विखंडन घटना प्रतिक्रियाओं की एक सतत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन जारी करती है। यानी कि क्रिटिकलिटी को आप इस तरीके समझ सकते हैं कि जब कोई परमाणु रिएक्टर पूरी तौर पर तैयार हो जाता है और जितनी विखंडन की क्षमता के लिए वो बनाया गया है उसको वो प्राप्त कर लेता है, तो उसको क्रिटिकलिटी कहते हैं। यानी कि क्रिटिकलिटी से के बाद ही वो पूरी तौर पर अपने रूप में आ चुका है, अब वहां से केवल बिजली तैयार होगी। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है जिसको आपको समझ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्तर यानी टियर 1 का दर्जा हासिल करके अपने साइबर सुरक्षा प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। यानी कि ये करंट की ही चीजें हैं, जितने प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये सब करंट के हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए और नियमित रूप से अगर आप क्विज वाले सेक्शन को भी और वन लाइनर को भी देखते रहेंगे तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे करंट के। आगे देखें कि यह एक विश्वसनीय संदर्भ है जो वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के प्रति देशों की प्रतिबद्धता को मापता है। इसका उद्देश्य मुद्दे के महत्व और विभिन्न आयामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रत्येक देश के विकास और सहभागिता के स्तर का मूल्यांकन 5 स्तंभों यानी कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग के आधार पर किया जाता है और फिर उसे समग्र स्कोर में शामिल किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला है कि इसे तेज, सुगम और अधिक सुरक्षित आव्रजन मंजूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की सुविधा के लिए पेश किया गया है। दूसरा है कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है और तीसरा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकरण आजीवन वैध रहेगा। उपरोक्त में से कितने सत्य हैं? तो ये सिर्फ 2 सत्य हैं। तो ये कौन कौन से सत्य हैं इसको समझ लें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि FTI-TTP को देश भर में 20 अन्य हवाई अड्डों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इसी कारण से ये चर्चा में है। इसे निम्नलिखित श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों के लिए आव्रजन मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया। इसमें पहला है कि भारतीय नागरिक और OCI कार्ड धारक विदेशी नागरिक। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है और इसे सबसे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया था। और अगला है कि इसे तीव्र, सुगम और सुरक्षित आव्रजन मंजूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और अगला है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक प्रवेश कार्यक्रम के समान है, जो पूर्व अनुमोदित और कम जोखिम वाले यात्रियों को अमेरिका के चुनिंदा हवाई अड्डों पर पहुंचने तक त्वरित मंजूरी प्रदान करता है। तो ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम है। इसके बारे में पूरी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा अभ्यास आइक्या आइक्या किसके द्वारा संचालित किया गया था? ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सहयोग से चेन्नई में आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास
AIKYA का आयोजन किया। तमिल में ऐक्य का अर्थ है एकता, जो अभ्यास का उद्देश्य भारत के आपदा प्रबंधन समुदाय को एकीकृत करना दर्शाता है। ऐक्य जो है ये ऐक्य शब्द तमिल भाषा का शब्द लिया गया है, जिसको AIKYA कहते हैं। इसने आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पूरे प्रायद्वीपीय भारत से प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया। इस अभ्यास में 6 दक्षिणी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी ने भाग लिया है। इसमें शामिल प्रमुख संगठनों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण और दूरसंचार विभाग, ये सब संगठन शामिल हैं। इन सबको एक साथ लाने के लिए ऐक्य शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि इंस्पायर मानक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भविष्य के नव प्रवर्तक और आलोचनात्मक विचारक बनने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा है कि इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन भारत द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन कौन सा सही है? तो ये दोनों सही हैं, इनको याद रखिएगा। हाल ही में नई दिल्ली में इंस्पायर मानक की 11वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इंस्पायर मानक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के विचारों और नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य 10 से 15 आयु वर्ग के तथा 6 से 10 कक्षा तक के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भविष्य के नव प्रवर्तन और आलोचनात्मक विचारक बनने के लिए प्रेरित करना है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का क्विज का सेक्शन। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।